हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी को थोड़ा और देखते हैं। तो लास्ट दिन हम लोग देखे थे कि फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि फ्लक्स का वैल्यू हो गया ई ए कॉस थीटा, यानी कि ई डॉट ए। अगर ऐसा हुआ कि एक सरफेस है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका एरिया है कुछ भी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई। एक ऑब्जर्वर इधर है, एक आदमी इस साइड में खड़ा है, ऑब्जर्वर 1, और एक आदमी इस साइड में खड़ा है, ऑब्जर्वर 2। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम बात करें, इसको समझना, ये क्या है, एक इसको बता रहे हैं। ऐसे बनाने का मतलब ना कि अगर ये सरफेस ऐसा है तो ये ऐसे रखा हुआ है, एरिया ऐसे है, ऐसे रखा हुआ है सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से पास कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर किधर होगा, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर हो ना उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। तो ऑब्जर्वर 2 इधर है तो इसके लिए एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। अगर ऑब्जर्वर 1 इधर है तो इसके लिए एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। तो अगर हम इसे देखें तो फॉर ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखे के लिए थीटा कितना है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यानी कि थीटा है 180 डिग्री। तो फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 180, और कॉस 180 कितना होता है, -1, मीन्स फाई इक्वल्स टू माइनस ई ए। अगर ऑब्जर्वर 2 के लिए देखें, फॉर ऑब्जर्वर 2, इसके लिए एरिया वेक्टर यही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि थीटा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो फाई का वैल्यू ई ए कॉस 0, यानी कि फाई इक्वल्स टू ई ए। अब देखिएगा दोनों में, ऑब्जर्वर 1 को दिखा फाई का वैल्यू माइनस ई ए, और ऑब्जर्वर 2 को दिखा प्लस ई ए। तो ये प्लस मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम है कि ई ए और ई ए। फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, इस एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, तो ई ए पास कर रहे हैं, इसमें भी ई ए पास कर रहे हैं। अब निगेटिव का मतलब समझिएगा, किसको निगेटिव दिखा, 1 को, तो ऑब्जर्वर 1 को दिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर जा रहा है, और ऑब्जर्वर 2 को क्या दिखा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना, ऑब्जर्वर 2 को दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर आ रहा है, और ऑब्जर्वर 1 को क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रहा है। मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are going inside and positive value of flux phi का वैल्यू पॉजिटिव
एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्लक्स shows that electric field lines are coming out। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि उस सरफेस एरिया के अंदर की ओर लाइन जा रहा है, अंदर उसमें इन कर रहा है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे बाहर की ओर निकल रहा है। तो रियलिटी है, इसको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, इसको दिखेगा अंदर की ओर जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसमें एक एरिया ए रखा हुआ है और बोला फाइंड फ्लक्स, इसमें फ्लक्स बताना है। अच्छा, कहने का मतलब समझ रहे हो ना, एरिया अगर ये है तो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे बनाने का मतलब ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। एरिया वेक्टर या तो ऊपर की ओर होगा या एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो अब देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, और अब इधर है या इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो बीच का एंगल 90 डिग्री, एरिया ऊपर लेते हैं तो भी एंगल 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना है 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट 0, याद रखना है ए डॉट बी 0 होता है, कब, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो यहां पे थीटा 90 डिग्री है तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा 0, मीन्स फ्लक्स 0 होगा। कहने का मतलब समझिएगा, ये तो खैर मोटा है ना, ऐसे सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है, और इसी रास्ते में एक पतला सा थिन एक पेपर रख दे तो इस पेपर के एरिया को क्रॉस करके जाएगा क्या लाइंस, नहीं, उससे कितना नंबर ऑफ लाइन जा रहा है तो 0, क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे तो इस एरिया से पास करेगा। समझना, एरिया ये है तो ऐसे रखेंगे तो इस एरिया से पास करेगा लाइन, लेकिन ऐसे रख दिए ना तो अब ये नहीं बोलना सर इधर से, ये तो मोटा है ना, हम थिन एज्यूम कर रहे हैं, तो इधर से लाइंस जाएगा क्या, अगर ये पतला रहता तो नहीं जाता। तो जब भी एंगल 0 रहेगा तो फ्लक्स का वैल्यू एंगल 90 डिग्री रहेगा ई और ए के बीच में, तो फ्लक्स 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, यह ए बी सी डी ई एफ जी एच एक क्यूब है जिसका साइड है ए। अब हमें क्या बोला कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई नॉट आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट आई कैप। और क्वेश्चन बोला फाइंड फ्लक्स
थ्रू ईच फेस, हर एक फेस से कितना फ्लक्स होगा वो फाइंड करना है। तो हम जानते हैं फ्लक्स फाइंड करने का तरीका क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट ए। तो ई का वैल्यू जानते हैं, ए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, इधर लिखते हैं सरफेस, यहां पे उसका एरिया, और इस डायरेक्शन में लिखेंगे फ्लक्स, सॉरी यहां पे लिखेंगे इस कॉलम में फ्लक्स ई डॉट ए। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं सरफेस ए बी सी डी, ए बी सी डी। एरिया तो सबका होगा ए स्क्वायर। चलिए अब देखिएगा ए बी सी डी का एरिया वेक्टर किधर होगा, अंदर की ओर, तो माइनस के कैप अंदर की ओर जाएगा ना। ए बी सी डी ये वाला सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर अंदर की ओर। फिर देखें ये वाला ई एफ जी एच, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर, तो ए स्क्वायर के कैप। फिर ये देखते हैं सी डी एच जी, ए स्क्वायर आई कैप। ये साइड वाला, इस साइड में जो होगा उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस साइड में आई कैप। जो इस साइड होगा, ये तो पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे ना निकालना, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई कैप। ऊपर वाला सरफेस बी सी जी एफ, ए स्क्वायर जे कैप ऊपर की ओर, और नीचे वाला का माइनस जे कैप। ए डी एच ई माइनस ए स्क्वायर जे कैप। निगेटिव साइन डायरेक्शन शो कर रहा है। अब देखिएगा जैसे ई डॉट ए, तो जिसके साथ थीटा 90 डिग्री होगा उसका फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बोल रहा है ई नॉट आई कैप। तो देखो आई कैप ये होता है, ये होता है जे कैप, और इसके परपेंडिकुलर ये पेन का डायरेक्शन जो होता है ये होता है के कैप। तो आई कैप और के कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहां पे थीटा कितना है 90, माइनस के कैप भी देखो तो माइनस के कैप नीचे होगा, सॉरी ये आई कैप, ये जे कैप, इधर के कैप अंदर की ओर माइनस के कैप। तो हर एक दो एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री ही। आई जे हो या आई के हो, किसी के साथ एंगल देखे तो 90 डिग्री ही होता है। तो 90 डिग्री, तो यहां पे फ्लक्स कितना हो जाएगा जीरो। के कैप आगे है, ये है, इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहां भी फ्लक्स जीरो। आई कैप, हाँ तो ये जीरो नहीं होगा क्योंकि यहां पे एंगल कितना है 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा ई नॉट। देखो ई डॉट ए, तो ई का वैल्यू है ई नॉट और ए का वैल्यू है ए स्क्वायर, तो ई नॉट ए स्क्वायर माइनस आई कैप, तो यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये है ई और एरिया है ए स्क्वायर आई कैप माइनस के साथ, तो आई डॉट आई 1 और ई नॉट इंटू ए, तो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। फिर आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहां भी फ्लक्स जीरो, यहां भी फ्लक्स जीरो। कहने का मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, दो सरफेस से फ्लक्स है। मींस फ्लक्स सिर्फ उन्हीं सरफेसेस से है जो 90 डिग्री पे नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और
एरिया वेक्टर में इसी डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, अदरवाइज सबके साथ जीरो। लेकिन अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे, नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स जीरो, मतलब सबको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दे, जितना ये पॉजिटिव उतना ही ये निगेटिव, यानी कि नेट फ्लक्स कितना है, जीरो। तो किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तब किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। देखो ना, ये ई नॉट आई, ये ई नॉट कभी बदल रहा है क्या, नहीं, वेरिएबल करके भी हम दिखा देंगे कि वेरिएबल, ई नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसीलिए। तो नोट में इस पॉइंट को लिख लेंगे, इफ इन अ रीजन the electric field is constant, then net flux through any closed surfaces drawn in that region is zero. Drawn in that region is zero मीन्स एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में कहीं भी एक क्लोज सरफेस बनाए तो इससे इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट एक्स आई कैप लेते हैं, ठीक है। आप लोग फिर से लिखेंगे ई नॉट एक्स आई कैप, और इस बार बोला फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस, हर एक फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक्चुअली एरिया वेक्टर तो वही रहेगा ना, इसीलिए इसको हम फिर से नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं। और जल्दी से आप लोग 1 मिनट वीडियो को पॉज करें और जल्दी से फाइंड करें। चलिए देखिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के कैप के साथ जीरो, के कैप के साथ जीरो, आई कैप छोड़ दो, ये माइनस आई कैप छोड़ दो, और ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का थोड़ा निकाल करके दे, ये दोनों जीरो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सी डी एच जी ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट एक्स आई कैप, और एरिया कितना है, ए स्क्वायर आई कैप। तो यहां पे वैल्यू हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप 1, ए स्क्वायर ई नॉट एक्स, ठीक है। अब देखिएगा ये x क्या है, x यहां से कितना दूर जा रहे हैं, अभी हम कौन सा एरिया लिए हैं, सी डी एच जी, सी डी एच जी, ये एरिया यहां से कितना दूर है, a डिस्टेंस दूर है, तो x के जगह पे a रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यू इंटू ई नॉट, ठीक है। अगर फ्लक्स फाइंड करना है, एक और एरिया ये बचा, तो ये इसके थ्रू ए बी एफ ई, तो माइनस ए स्क्वायर आई कैप डॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स आई कैप, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आई डॉट आई 1 ई नॉट एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, मीन्स एक्स क्या था ना, इससे कितना दूर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में कितना दूर जा रहे हैं, वहां का इलेक्ट्रिक वो वैल्यू रखेंगे। तो ये वाला सरफेस है, तो ये सरफेस यहीं पे रखा हुआ है ना, तो एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, तो ये आ जाएगा जीरो, तो ये हो गया जीरो, और ये हो गया ए क्यू इंटू ई नॉट। तो नेट फ्लक्स
नेट फ्लक्स जो हुआ वो कितना हुआ, ए क्यूब इंटू ई नॉट। मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, कैसे पता चला सर वेरिएबल है, तो देखो एक एक्स का टर्म है ना, जैसे जैसे यहां से हम आगे बढ़ेंगे एक्स का वैल्यू चेंज होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। सिर्फ ई नॉट रहता तो हम बोलते चेंज नहीं हो रहा था। तो नेट जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है उस केस में फ्लक्स जीरो नहीं हुआ। तो नोट में लिख लेंगे एक पॉइंट, इन केस ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, in case of variable electric field, the net flux through a closed surface is not zero. नेक्स्ट देखिएगा, एक हेमिस्फीयर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, मीन्स कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमसे पूछा कि इससे फ्लक्स बताओ। एक और ये दिया हुआ है, हेमिस्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है ई नॉट, तब फ्लक्स बताना है। तो यहां पे एरिया वेक्टर इधर ही होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए, ई डॉट ए क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू 1, तो ई ए क्या है, एरिया। तो हेमिस्फीयर के लिए एरिया वेक्टर क्या लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, और वो तो डायरेक्शन हो गया आई कैप। ई नॉट है ना, तो ई नॉट लिखेंगे यहां पे। यहां पे क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसीलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक सिलेंडर रखा हुआ है, और पूछ रहा है फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर कितना होगा। एक और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, इसमें भी फाइंड करना है कि फ्लक्स कितना होगा। इसका लेंथ L है और रेडियस R है, सिलेंडर का लेंथ L है और इसका रेडियस R है। जल्दी से करें।
अगर हम ऐसा करें, चलिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, देखिए अगर यहां पे एक स्क्रीन लगा दें, तो इधर से अगर लाइट आ रहा है तो इसको, इसका हमें कैसे, जैसे कि पिछले बार हम लोग देखे थे हेमीस्फीयर, तो एरिया फैक्टर कैसे लेते थे कि हेमीस्फीयर को इधर से देख रहे हैं तो इसका फ्रंट व्यू कैसा आएगा, तो सर्कल आता था, इसीलिए इसका एरिया लेते थे, सर्कल लेते थे, सर्कल का एरिया। तो इसका एरिया क्या, देखो सोचो कि एक सिलेंडर रखा हुआ है तो आपको इसका इमेज इस पे कैसा बनेगा, तो एक तो ये वाला लाइन रहा, एक तो ये वाला लाइन रहा, तो अगर आप सोचे ना कि सिलेंडर रखा हुआ है, ये अगर सिलेंडर रखा हुआ है तो आप सामने से देखेंगे ना, तो आपको सामने से, जैसे यही सिलेंडर है लेकिन इसका फ्रंट व्यू आपको क्या दिखेगा, ये तो ऐसे बना हुआ है ना, आपको दिखेगा सिलेंडर ऐसे दिखेगा, क्या रेक्टेंगुलर, तो ये सिलेंडर जो दिखेगा इसका इमेज बनेगा रेक्टेंगुलर। इसका लेंथ कितना होगा L, और ये कितना होगा 2R। सोचो अगर मान के चलो कि ऐसा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये रेडियस R है, तो ये भी R है, टोटल कितना हो गया 2R। फ्रंट व्यू जब हम बनाएंगे तो ये अगर सामने से देखेंगे तो ये चीज़ नहीं दिखेगा, हमें एक क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। ये लेंथ L का L है, ये 2R। तो अगर हम फ्लक्स फाइंड करें तो एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में लेंगे, एरिया वेक्टर, और तो E डॉट ए तो E इंटू ए, और एरिया के जगह पे रखेंगे कितना, ये वैल्यू अगर E है तो एरिया के जगह पे क्या होगा, ये रेक्टेंगल दिखेगा ना, तो रेक्टेंगल का एरिया रखेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है L इंटू 2R, तो 2RL E। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, अगर ये आया तो इसमें अगर एक स्क्रीन लगाते हैं तो इसका इमेज कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। सोचो ना कि ऐसे अगर रखा हुआ है तो इधर से आपको क्या दिख रहा है, सामने से आपको ये क्या दिखेगा, ये सिलेंडर है, ऐसे रखा हुआ है तो क्या दिखेगा, एक सर्कुलर, तो सर्कुलर, और रेडियस R। एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में दिखेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, इधर से एरिया वेक्टर इधर, तो फाई हो जाएगा EA और एरिया के जगह पे पाई R स्क्वायर, तो ये हो गया फ्लक्स का वैल्यू। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, देखिए गॉसियन सरफेस क्या है, ये क्लोज सरफेस होता है, इट इज अ क्लोज सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस क्या है, ये क्लोज सरफेस होता है। क्वेश्चन सर ये गॉसियन सरफेस क्यों लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। वी टेक गॉसियन सरफेस फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस इस तरीके से लेते हैं कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट आए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे गॉसियन सरफेस
should be parallel or perpendicular to electric field existing at the surface. Next point, magnitude of electric field should be uniform or zero at the Gaussian surface. ठीक है, अब सुनिएगा, अगर कोई चार्ज Q है, इसके लिए हमें बोला गया कि गॉसियन सरफेस बनाओ, तो एक सर्कल बनाएंगे गॉसियन सरफेस। क्यों? हर एक जगह डिस्टेंस कितना है? सेम है। तो सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हर एक पॉइंट पे सेम होगा और सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस सर्कुलर बनाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। नेक्स्ट हेडिंग गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम देखेंगे। एक चार्ज है Q, तो इस चार्ज को सबसे पहले चार्ज के लिए हम क्या करते हैं? गॉसियन सरफेस बनाते हैं। फ्लक्स फाइंड करना है। गॉस थ्योरम क्या होता है ना, अभी थोड़ा देर में हम लोग देखते हैं। एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और उसका वैल्यू क्या होगा? KQ/r²। अगर इसका रेडियस r है, r रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाए तो r²। एक्चुअली ये एक इनक्लोज सरफेस है। सॉरी, एक चीज देखिएगा, पॉइंट चार्ज के लिए गलती से हम बोल दिए सर्कल होगा। सर्कल नहीं, स्फीयर होगा। एक पॉइंट चार्ज को अगर चारों तरफ से कवर करना है तो सर्कल से कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा? स्फेरिकल होगा। कभी भी नहीं बोलेंगे सर्कुलर, स्फेरिकल। तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाए। स्फेरिकल लिख लेंगे, स्फेरिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया KQ/r²। एरिया वेक्टर यहां पे किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। छोटा सा एरिया ले तो अगर यहां पे देखते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। तो अगर हमें फाइंड करना है क्या? फ्लक्स। हमें फाइंड करना है फ्लक्स। तो छोटे से रीजन में हम बोलेंगे छोटा सा फ्लक्स d∅। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dA। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/r²। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वैल्यू कोई बोले तो क्या बोलेंगे? KQ/r²। r कैप, ये r कैप क्या बताया? कि रेडियस के अलोंग आउटसाइड में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, मीन्स रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन हुआ। यहां पे डायरेक्शन देखेंगे रेडियली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर क्या होगा? DA वेक्टर, तो वो भी DA r कैप, क्योंकि वो भी रेडियली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर और वो दोनों सेम है। तो जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? EDA।
इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए तो है डी ए, ये डी फाई का वैल्यू है। हमें फाई निकालना है तो क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई और इधर इंटीग्रेशन के का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहने देंगे, क्यू तो क्यू रहने देंगे, डी ए। इंटीग्रेशन डी ए के फॉर्म में है के रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट, तो सबका सब तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कांस्टेंट, बस बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई मीन्स छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड कर दें तो नेट फ्लक्स आएगा। डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नेट ए। छोटे छोटे एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। और ये कैसा शेप है, स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया 4 आर स्क्वायर। बात समझेंगे, ये 4 आर स्क्वायर क्या है, ये डीए का इंटीग्रेशन मीन्स नेट एरिया है। और पहले से है क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 से 4 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा क्यू, जो सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड चार्ज, क्यू इज इनक्लोज्ड चार्ज। मतलब ये गॉस थ्योरम, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, ठीक है, इसलिए देखते रहेंगे, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम यही बताता है, किसी पॉइंट चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू के वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स ये फ्लक्स सिर्फ चार्ज पे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो फिक्स होता है, मीन्स सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज, ठीक है। ये चार्ज के अलावा और किसी चीज पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। एक लाइन लिख लेंगे, इफ अ क्लोज सरफेस इनक्लोजेज अ चार्ज क्यू, यही बात है, इफ अ क्लोज सरफेस इनक्लोजेज अ चार्ज क्यू then net flux through the surface will be q upon epsilon naught, ठीक है। देखिएगा, एक ये सरफेस है, इस पे -10 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, 6 कूलम चार्ज है और एक 2 कूलम चार्ज है। हमसे पूछा कि बताओ कि नेट फ्लक्स कितना होगा, तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज देखो 6 and 5 11 and 2 13 -10 यानी कि 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया फ्लक्स का वैल्यू 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखिएगा, एक स्फीयर है, इस पे यहां पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, फिर पूछा कि फ्लक्स का वैल्यू बताओ। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, इनक्लोज्ड चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मींस चार्ज चाहे सेंटर पे रखा हुआ है या कहीं भी रखा हुआ है, स्फीयर में लिख लेंगे इस बात को कि स्फीयर में चार्ज कहीं भी रखा हुआ है, स्फीयर के सरफेस पे फ्लक्स का वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है।
स्फीयर पे चार्ज कहीं भी रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है या कहीं साइड में रखा हुआ है, यहाँ कहीं भी रखा हुआ है, उसके सरफेस पे फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक डाइपोल है, ये क्या है, डाइपोल, डाइपोल है। अच्छा, डाइपोल आप लोग जानते हैं क्या है, होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल डाइपोल का मतलब है एक प्लस क्यू और एक निगेटिव माइनस क्यू को बहुत पास पास रख दे तो ये क्या बनाता है, डाइपोल बनाता है। क्या बोले, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू को पास पास में, बहुत पास में रख दे तो इसे ही बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो नेट एक जगह प्लस क्यू एक जगह माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। डाइपोल पे नेट चार्ज जीरो, इसीलिए डाइपोल के वजह से फ्लक्स जो होगा क्लोज सरफेस में कितना होगा, जीरो। अगले क्लास में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।